एनाटमी फिजियोलॉजी में आज मैं आपको करवाऊंगी रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। और रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में भी मज़ीद जो आपकी सब हेडिंग होगी वो नर्वस रेगुलेशन की होगी। तो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे मैंने एक इसमें से थोड़ा सा स्किप किया हुआ है कि आपका जो पेज नंबर 110 है, इसमें नर्वस रेगुलेशन से पहले आता है कि रेगुलेशन जो हैं वो कितनी टाइप्स की होंगी, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन जो हैं वो कितनी टाइप्स की होती हैं। तो इसमें आता है, आपकी बुक से आपने देखना है कि रेस्पिरेशन इज़ रेगुलेटेड बाय 3 डिफरेंट मैकेनिज़म्स। दीज इंक्लूड, कह रहे हैं कि या दीज आर द नर्वस रेगुलेशन, और केमिकल रेगुलेशन होती है, साथ में आती है पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर या कीमो रिसेप्टर कंट्रोल सिस्टम आ जाता है। तो ये 3 तरह की इसमें से रेस्पिरेशंस आती हैं। आपकी बुक में तीनों तरह की रेस्पिरेशंस की हेडिंग दी हुई है, बट आपने इसमें से 2 तरह की रेगुलेशन करनी है। एक रेगुलेशन जिसमें आपने नर्वस रेगुलेशन बताना है, और दूसरी रेगुलेशन जो है वो केमिकल रेगुलेशन होगी। नर्वस रेगुलेशन जो ये नर्वस सिस्टम से बिलोंग करती है, मतलब आपका हमारी बॉडी को जितनी भी मूवमेंट्स, स्टिमुलेशंस या कोऑर्डिनेशन मिल रही होती है वो कौन से सिस्टम से मिलती है, वो नर्वस सिस्टम से ही मिलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे नर्वस रेगुलेशन के थ्रू जो है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम कंट्रोल होगा। दूसरा सेकंड इसमें आ जाता है केमिकल रेगुलेशन। केमिकल रेगुलेशन का मतलब होता है कि कौन से केमिकल्स की वजह से ब्रेन में जो है वो स्टिमुलेशन होगी रेस्पिरेशन के अकॉर्डिंग। तो इसमें आ जाते हैं कि बेसिकली कौन से इसमें से केमिकल होंगे। इसमें बेसिकली आ जाता है हाइड्रोजन आयन कंटेंट्स होते हैं रेस्पिरेटरी एरियाज़ में, कि हाइड्रोजन आयन का कंटेंट कितना होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम तब स्टिमुलेट करेगा। तो उसमें भी इंटर्न हम अगर बात करें तो इसमें आता है कि हाइड्रोजन आयन का लेवल इंक्रीज़ या डिक्रीज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम में होने से रेस्पिरेशन होगी। तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल देखा जाएगा कि ब्लड में कितना कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो जाएगा रेस्पिरेटरी एरियाज़ में ब्रेन के अंदर, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो स्टिमुलेट हो सकता है। ये हम करेंगे। केमिकल रेगुलेशन जो है हम डिटेल में करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब केमिकल रेगुलेशन का टॉपिक स्टार्ट होगा तो उसमें मैं पूरा इसका आपको मैकेनिज्म जो है वो ईजी वे में करवा दूँगी। नेक्स्ट इसमें फिर था पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर कंट्रोल सिस्टम। पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर कंट्रोल सिस्टम का मतलब ये होता है कि नर्वस सिस्टम की वो नर्व्स जो कि पेरिफेरली हमारी बॉडी में मौजूद होती हैं, और उनमें मौजूद उन्हीं नर्वस सिस्टम के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सेंसरी स्टिमुलेशन को रिसीव करते हैं, और उसकी वजह से जो है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो चेंजेस आते हैं। पेरिफेरल का मतलब होता है ना बॉडी, और कीमो रिसेप्टर कंट्रोल सिस्टम का मतलब ये है कि हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो सेंसरी नर्व्स होंगी वो केमिकल्स जब रिसेप्टर्स जाके इन नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स के साथ जाके केमिकल्स जब अटैच होंगे तो उसकी वजह से स्टिमुलेशन प्रोड्यूस होगी, तो हम उसे कहेंगे पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर कंट्रोल सिस्टम। अब आज हम करेंगे सबसे पहले नर्वस रेगुलेशन। द डायमीटर ऑफ द थोरेसिक कैविटी इज़ इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय द एक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स। अब कह रहे हैं कि हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम में, हमने बहुत डिटेल से पढ़ा है। थोरेसिक कैविटी का मतलब वो कैविटी जिसमें हमारे लंग्स मौजूद होते हैं, और थोरेसिक कैविटी का डायमीटर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना हमारे लंग्स की एक्सटेंशन या कह लें कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन के ऊपर बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल रखता है। तो इसमें आ जाता है कि द डायमीटर ऑफ थोरेसिक कैविटी इज़ इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। इंक्रीज़ और डिक्रीज़ जो है वो थोरेसिक कैविटी होगी एक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी मसल्स। और आपको पता है, आपको मैंने पढ़ाए थे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल पढ़ाए थे, और इसमें इंटरनल इंटरकोस्टल मसल पढ़ाए थे, और ये प्राइमरी इंस्पायरेटरी मसल्स होते हैं, मतलब इसेंशियल होते हैं, ज़रूरी होते हैं इंस्पायरेशन के प्रोसेस को कराने के लिए। उसके साथ साथ मैंने आपको इसमें बताया था कि इन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से थोरेसिक कैविटी के जो मॉर्फोलॉजी या इसमें जो इसकी शेप होगी इसमें चेंजेस आएंगे। इसका डायमीटर जो है वो चेंज होगा, और इसका डायमीटर चेंज होने की वजह भी क्या होगी कि ये इसमें जो चेंजेस आएंगे वो नर्वस रेगुलेशन के थ्रू होंगे, कि हमारा नर्वस सिस्टम में भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होगा जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करेगा, उसके थ्रू कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होंगी। These muscles contract or relax as a result of impulses transmitted from the central nervous system। अब कह रहे हैं कि थोरेसिक कैविटी के डायमीटर में चेंज आएगा, या थोरेसिक कैविटी के जो मसल्स में चेंज आएगा वो किस वजह से होगा, उनमें कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन होगी, वो किसकी वजह से होगी, इम्पल्सेस की वजह से होगी,
उस मैसेज की वजह से होगी, जो कि ट्रांसमिट होगा कहाँ से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम दीज रेस्पिरेटरी एरियाज आर लोकेटेड बायलैटरली इन द रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ द ब्रेन स्टेम। अब वो कह रहे हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में रेस्पिरेटरी एरियाज जो होते हैं वो कहाँ पे लोकेट करते हैं और किस तरह से लोकेट करते हैं। किस तरह से लोकेट करते हैं, तो ये बायलैटरली लोकेट करते हैं। और बायलैटरल का आपको मतलब मैंने बताया हुआ है कि बाई का मतलब होता है टू और लेटरल का मतलब होता है साइड्स। और ये कौन सी जगह पे ब्रेन के एलोकेट करते हैं, तो ब्रेन स्टेम में। तो मैं यहाँ पे आपको ब्रेन स्टेम का भी थोड़ा सा ब्रीफली बता दूँ कि ब्रेन स्टेम जो होता है, अगर हम इसकी बात करें ब्रेन की, तो ब्रेन के जो 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। जो हाइंड ब्रेन होता है, फोर ब्रेन में सबसे पहले बता दूं, फोर ब्रेन जो होता है ब्रेन के सामने वाले हिस्से को कहते हैं, मिड ब्रेन ब्रेन के दरमियान वाले हिस्से को कहते हैं, हाइंड ब्रेन जो होता है दिमाग का या ब्रेन का आखिरी हिस्सा होता है। और उसमें भी अगर हम ब्रेन स्टेम की बात करें, तो दिमाग के आखिरी हिस्से जैसे हम हाइंड ब्रेन कहते हैं, उसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे हम सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लोंगेटा और पोन्स कहते हैं। अब इसमें आ जाता है कि ब्रेन स्टेम कौन से, अब इन तीनों पार्ट्स में से, मतलब सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा और पोन्स में से भी कौन सा हिस्सा ब्रेन स्टेम बनाता है, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा और पोन्स जो होते हैं ये ब्रेन का जो है ब्रेन स्टेम बनाते हैं। और हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है या रेस्पिरेटरी कंट्रोल सिस्टम जो है ब्रेन के अंदर, वो इन्हीं एरियाज़ में बेसिकली पाया जाता है। फिर इसमें आता है दीज रेस्पिरेटरी सेंटर्स और एरियाज़ और कंसिस्ट ऑफ वेरियस ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन्स। अब ये रेस्पिरेटरी सेंटर्स या एरियाज़ जो होते हैं, ये हमने इनको डिवाइड करना है कि कौन से न्यूरॉन्स जो होंगे ब्रेन के अंदर, जो ब्रेन का सेल होता है इसे न्यूरॉन कहते हैं। तो कौन से ग्रुप्स न्यूरॉन के होंगे जो कि ब्रेन स्टेम की डोर्सल साइड पे होंगे, कौन से न्यूरॉन्स जो हैं वो ब्रेन स्टेम की वेंट्रल साइड पे होंगे, और कौन से न्यूरॉन्स जो हैं वो मेडुला ऑब्लोंगेटा में होंगे ब्रेन स्टेम के एक पार्ट में, और ब्रेन स्टेम के दूसरे पार्ट जिसको पोन्स कहते हैं, और कौन से सेंटर जो हैं वो पोन्स में मौजूद होंगे। तो डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप्स और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो है न्यूरॉन्स के, ये पाए जाएंगे मेडुला ऑब्लोंगेटा में। डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप का मतलब ये है कि ये वो न्यूरॉन्स होंगे जो कि मेडुला के डोर्सल साइड पे होंगे, मतलब बिहाइंड द वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होंगे। और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो है ये मेडुला ऑब्लोंगेटा के वेंट्रल साइड पर होंगे। न्यूमोटैक्सी सेंटर और एग्नोस्टिक सेंटर जो है ये दोनों सेंटर्स पोन्स में पाए जाते हैं। अब हम इनको आज हम जो करेंगे डिटेल में, वो डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होंगे। डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स जो हैं ये ऐसे न्यूरॉन्स हैं जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा की डोर्सल साइड पे पाए जाते हैं। और अगर हम इनकी ज़्यादा लोकेशन, ज़्यादा डेप्थ में जाएं, तो डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स जो होते हैं ये डोर्सोमीडियली लोकेट करते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा में, मतलब मेडुला ऑब्लोंगेटा के मिडल साइड पे, और दोनों डोर्सल और बायलेटरली होंगे, मतलब दोनों साइड्स पे होंगे, लेकिन मिडल लाइन के करीब करीब होंगे मेडुला ऑब्लोंगेटा की। उसके बाद इसमें आ जाता है कि इसमें आ जाते हैं, हम यहाँ से भी इसकी डिस्क्रिप्शन देखेंगे। दी डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स इज़ लोकेटेड बायलेटरली इन दी डोर्सल पोर्शन ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा। कि डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स जो हैं वो बायलेटरली लोकेट करते हैं डोर्सल पोर्शन ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा। का मतलब ये है कि मैंने आपको बता दिया कि ब्रेन स्टेम जो है वो 2 हिस्सों से मिलके बनता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा और पोन्स से। अब इसमें आ जाता है कि हम इनकी लोकेशन हमने बता दी, जो कि मैंने पहले भी बताई थी। इसका फंक्शन देख लेते हैं कि ये ग्रुप जो है न्यूरॉन्स का, इसका फंक्शन क्या होता है। अपॉन स्टिमुलेशन इट कॉज इंस्पायरेशन। अब इसमें आ जाता है कॉजेज़। इसमें कि फंक्शन से इस तरह से करता है। स्टिमुलेशन का मतलब ये होता है कि कब ब्रेन को जो है वो मैसेज मिलेगा कि वो इंस्पायरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स को जो है एक्टिवेट कर दे, और उसकी वजह से जो है मैसेज हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को मिलना शुरू हो जाए, और हमारा सांस लेने का या सांस को, हवा को जो है सांस के थ्रू बाहर निकालने का अमल शुरू हो जाए। तो इसमें जाता है कि हमारे ब्रेन के अंदर जो हैं कई तरह के सेंटर्स हैं जो कि इनपुट रिसीव करते हैं, कि वो कौन से हो सकते हैं। वो कीमो रिसेप्टर्स हो सकते हैं, मैकेनो रिसेप्टर्स हो सकते हैं, और एंजाइटी स्ट्रेस हो सकता है, हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं जो कि वजह बन सकती हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक्टिवेट करने का, मतलब स्टिमुलेशन देने का। ये मैं स्टिमुलेशन की बात यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ कि अपॉन स्टिमुलेशन के स्टिमुलेशन जो है वो कई तरह से हो सकती है। केमिकल्स का रिसेप्टर, ब्रेन के जो रिसेप्टर्स हैं रेस्पिरेटरी नर्वस सिस्टम जो, या रेस्पिरेटरी नर्वस सेंटर में जो ब्रेन के रिसेप्टर्स होंगे, अगर उनको केमिकल्स की थ्रू मैसेज मिलता है
मैकेनिकल रिसेप्टर्स, ऐसे रिसेप्टर्स जिन्हें कोई मैकेनिकल फोर्स के थ्रू मिलता है, या फिर हमारे ब्रेन के अंदर जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं स्ट्रेस की वजह से, या हाइपोथैलेमस से, या ब्रेन की कॉर्टेक्स के थ्रू, ये सब क्या हो सकती हैं, ये स्टिमुलेशन हो सकती हैं। और उसमें वह कहते हैं, फिर इसमें सेकंड इसका पॉइंट आता है रिदमिकली डिस्चार्ज इंस्पायरेटरी सिग्नल्स। रिदमिकली डिस्चार्ज का जैसे वेव लाइक मोशंस होती हैं कि जब ब्रेन के अंदर रेस्पिरेटरी नर्वस सेंटर को मैसेज मिलेगा, तो उसके रिस्पॉन्स में क्या होगा कि यहाँ से मैसेज के थ्रू सिग्नल्स डिस्चार्ज होना शुरू हो चुके होंगे। और इंस्पायरेटरी सिग्नल्स की बात की जा रही है, क्योंकि डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स जो है ये इंस्पायरेशन में इन्वॉल्व होते हैं, मतलब सांस को लेने वाले प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें आ जाता है कि रिदमिकली जो है वो स्टार्ट हो जाती है। रिदमिकली का यहाँ पे आएगा एक रिदम की फॉर्म में, एक वेव लाइक मोशन में। इंस्पायरेटरी रैम सिग्नल्स बिगन्स वीकली एंड इंक्रीज इन रैम फैशन। इंस्पायरेटरी रैम सिग्नल्स जो होते हैं ये वीकली स्टार्ट होते हैं, इंक्रीज इन रैम फैशन फॉर 2 सेकेंड्स। अब इनका ये मतलब है कि डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स जो होंगे ये मैसेज स्टिमुलेशन के मिलने के बाद जो है सिग्नल्स की फॉर्म में भेजेंगे, और वो जो सिग्नल्स होंगे जब स्टार्ट होंगे तो उनका रेट जो है वो स्लो होगा, ऐसा ऐसा वो स्टार्ट होंगे। और उसके बाद जो है वो एक रैम फैशन में, जैसे कहते हैं रैम का मतलब होता है स्लोप लाइक, जैसे ढलवान होती है, तो ऐसा ऐसा ये इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे एक स्टडी फॉर्म के अंदर। और उसके बाद जो है 2 सेकंड्स के बाद जो है ये ख़त्म हो जाएंगे, और देन सीज़ फॉर द नेक्स्ट 3 सेकंड्स, और अगले 3 सेकंड के लिए ये सीज़ का मतलब होता है ब्लॉक हो जाएंगे, रुक जाएंगे। ये यहाँ पे 3 सेकंड्स के लिए क्यों रुके हैं, ताकि इंस्पायरेशन के बाद हमें पता है कि एक्सपायरेशन का प्रोसेस भी होना होता है। इस वजह से जब एक्सपायरेशन का यहाँ से प्रोसेस कंप्लीट होगा एंड देन बिगन्स अनदर साइकिल, तो इसके बाद ये दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरह से ये साइकिल जो है चलता रहेगा, मतलब हर 2 सेकंड तक जो है डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स जो है ये एक्टिवेट होंगे, और उसके बाद अगले 3 सेकंड्स के लिए ये सीज़ हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे, ताकि एक्सपायरेशन भी साथ साथ होती रहे। ये तो था आज का हमारा लेक्चर। यहाँ तक आपने इसमें से क्या करना है कि आपने डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स की लोकेशन बतानी है कि ये बायलेटरली लोकेट करते हैं कहाँ पे, मेडुला ऑब्लोंगेटा में। और मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या चीज़ है, ये ब्रेन का जो तीसरा हिस्सा होता है जिसे हम हिंड ब्रेन कहते हैं, ये उसका जो है हम उसके 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा और पोन्स। ये उसका सेकंड पार्ट होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, वहाँ पे पाए जाते हैं, बायलेटरली होते हैं। फंक्शन क्या होता है, ये इंस्पायरेशन में इस्तेमाल होते हैं। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि इंस्पायरेटरी मसल्स को ये स्टिमुलेशन देते हैं, ये इंस्पायरेटरी मसल्स को ये मैसेज भेजते हैं। तो थोरेसिक केज में भी ये सबसे ज़्यादा इनका जो फोर्सफुली जो इनकी जो मैसेज जाता है वो किसको जाता है, डायाफ्राम को जाता है। ये डायाफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में से में इन्वॉल्व होते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो इसमें इस तरह से आ जाएगा, और मैं दोबारा से आपको इसमें बता देती हूँ। नर्वस रेगुलेशन है, नर्वस रेगुलेशन में आपने जैसे इसमें से ये बताना है कि नर्वस रेगुलेशन जो कि थोरेसिक एज का इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होना, या थोरेसिक एज के या थोरेसिक कैविटी के मसल्स का इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होना जो है वो नर्वस कंट्रोल के थ्रू है। और इसमें भी हमने बताना है कि फिर हमारे ऐसे कौन से सेंटर्स हैं और कहाँ पे लोकेट करते हैं। तो हमने सेंटर्स बता दिए हैं। हमारे सेंटर्स डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स हैं, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स हैं, नीमोटैक्सिक सेंटर एंड हिप्नोस्टिक सेंटर। डोर्सल और वेंट्रल दोनों जो हैं ये मेडुला ऑब्लोंगेटा में होंगे। नीमोटैक्सिक सेंटर और हिप्नोस्टिक सेंटर जो है ये पोन्स में होंगे। उसके बाद डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन जो है ये इंस्पायरेशन में इन्वॉल्व होता है, ये मैसेज भेजता है। स्टार्टिंग में इसका मैसेज स्लो होता है, फिर ऐसे ऐसे इंक्रीज़ होते हुए 2 सेकंड्स के बाद ये इसके सिग्नल ड्रॉप हो जाते हैं, और अगले 3 सेकंड्स के लिए ये इनएक्टिव होता है। इस दौरान पे एक्सपायरेशन का प्रोसेस होना होता है। और ये ज़्यादातर किसको एक्टिवेट करता है, ये डायफ्राम के मसल्स, डायफ्रामेटिक या डायफ्राम मसल्स को जो है ये एक्टिवेट करता है और इंस्पायरेशन में इन्वॉल्व होता है। ये तो आज का आपका लेक्चर। इंशाल्लाह बाकी जो इसके पार्ट्स हैं वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।